तो रोमिला थापर को आप सुन लो तो आप कौन सी आगे मर जाओ, आपको लगे कॉमेडियन है। मैडम क्या स्टैब्लिश करना चाहती है? अशोक पहले और महाभारत बाद में है कि वो लोग गाय को रखा करते थे, उस आदमी ने उसका ट्रांसलेशन नहीं कर दिया, वो गाय को मारने के लिए रखा करते थे। महाराज, बाबूजी महाराज, गोगा जी महाराज, बिगा जी महाराज, फत्ता जी महाराज क्यों मर गए? कि गाय बचाने के लिए। और तुम हमारी हिस्ट्री किताब में लिखते हो कि हम गाय खाते थे। एनसीईआरटी का रिप्लाई है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं, यूं ही लिखा हुआ है। तब तो बच्चा जाने देश के इतिहास के बारे में, पर अपने इतिहासकारों का बेड़ा गर्क हुआ। रोमिला थापर जैसे तो अपने इतिहासकार हुए। अपने एक इतिहासकार है रोमिला थापर, मैंने कभी पहले बात बताई होगी। रोमिला थापर एक इतिहासकार अपने भारत की महिला है और उसने प्राचीन भारत का इतिहास लिखा और मध्यकाल का लिखा। इतिहास लिखने के लिए प्राइमरी सोर्सेज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्राइमरी सोर्सेज का मतलब होता है उस टाइम की बातें, कि जब युद्ध हुआ था उस टाइम की कोई किताब लिखी हुई, उसमें जो बात है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, उसके बाद में कोई बात लिखी गई थी ज्यादा ऑथेंटिक है नहीं। हाँ, रोमिला थापर लिखती है। रोमिला थापर को न तो आती है संस्कृत, ना आती है फारसी। प्राचीन भारत की कोई भी बातें हैं तो वो कौन सी किताबों में मिलेगी? संस्कृत। मध्यकालीन भारत की कोई भी बातें तो कौन सी किताब मिलेगी? फारसी। एक मैडम को जिसको ना संस्कृत आती है ना फारसी आती है, उसने प्राचीन और मध्यकाल का इतिहास लिखा है। तो मैम विदाउट प्राइमरी सोर्सेज के आपने लिखा कहां से? तो मैम कहती है मैंने इंग्लिश के ट्रांसलेशन पढ़े। तो इसका मतलब सेकेंडरी सोर्स है। एक प्राइमरी सोर्स था, उस पर किसी बंदे ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन में अपने आप में खूब सारी गलतियां होती है। फिर ट्रांसलेट करने वाला बंदा उस बात को कैसे क्या समझता है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए रोमिला थापर को आप सुन लो तो आप कौन सी आगे मर जाओ, आपको लगे कॉमेडियन है। रोमिला थापर का मैं लॉकडाउन में एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें रोमिला थापर कहती है कि यू नो कि अशोक ने युद्ध नहीं किया था, कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं किया था। पढ़ते हैं आपने? अशोक कलिंग के युद्ध के बाद में कोई भी युद्ध नहीं, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में युद्ध करना छोड़ दिया था। और अशोक ने कहा कि नहीं, अब मैं कोई भी युद्ध नहीं करूंगा, मैं शांति की नीति पर चलूंगा। कौन सी नीति पर चलूंगा? अशोक भारत के हीरो हैं, भारत में पीस लेके हैं। आइए, बात समझ में आती है? हमें भी आती। अच्छा, फिर आगे मैडम कहती है कि महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और युधिष्ठिर अर्जुन ने कहा कि भाई बंधु सामने खड़े, भाई बंधुओं पे हथियार कैसे चलाए जा सकते हैं? और युधिष्ठिर अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि युधिष्ठिर अर्जुन ये सोच रहे थे कि जब अशोक युद्ध बंद कर सकता है then why not us? हम युद्ध बंद क्यों नहीं कर सकते? मैडम क्या स्टैब्लिश करना चाहती है? अशोक पहले और महाभारत बाद में है। अशोक पहले और महाभारत। एक सामान्य समझ का आदमी भी से ढंग की बात करता है मैडम। कम से कम इस प्रकार की घटिया बात तो नहीं की जानी चाहिए। और इसलिए ऐसे लोगों ने जब हिस्ट्री लिखी तो इन्होंने बाद में लिखना शुरू किया कि भारत में तो गाय का मांस खाते थे, भारत में तो ये भी किया जाता था, वो भी किया जाता था। यहां लोक देवता पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि तेजाजी महाराज, बाबूजी महाराज, गोगा जी महाराज, बिग्गा जी महाराज, फत्ता जी महाराज क्यों मर गए? कि गाय बचाने के लिए। और तुम हमारी हिस्ट्री किताब में लिखते हो कि हम गाय खाते थे। फिर या तो हम मूर्ख हुए जो इनको देवताओं के रूप में पूजते हैं। इनको पूजने का एकमात्र आधार यह है कि इन लोगों ने गाय बचाई थी। इसका मतलब हमारे गायों वाली बात आज दिन तक कितनी बाई ब्लड घुसी हुई है कि आज भी किसी आदमी के बारे में सुनते हैं कि गाय काटता है तो हर आदमी को गुस्सा आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गाय के साथ हम सेंटिमेंट से जुड़े हुए। अब ऋग्वेद की संस्कृत तुम्हें आती नहीं। ऋग्वेद का ट्रांसलेशन किया मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर को भी ढंग से पूरी संस्कृत नहीं आती थी और उसने एक वाक्य लिखा हुआ जिस वाक्य का मतलब यह है कि वो लोग गाय को रखा करते थे, उस आदमी ने उसका ट्रांसलेशन नहीं कर दिया, वो गाय को मारने के लिए रखा करते थे। आपने ट्रांसलेशन लिखा और लिख दिया। और आप कब से वो झूठ 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 बातें और पढ़ाते हो। थोड़े दिनों पहले एक कोई साइंस का बंदा था और उस साइंस के बंदे ने, केमिस्ट्री का फिजिक्स का प्रोफेसर था, और उस बंदे ने एनसीईआरटी को एक लेटर लिखा। उसने एनसीईआरटी को लेटर लिख के कहा कि मैं हूं तो फिजिक्स का प्रोफेसर, लेकिन आजकल मैं हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा हूं और हिस्ट्री की किताब में आपने ये लाइन लिखी हुई है कि भारतीय गाय का मांस खाते थे। मुझे इसका सोर्स दो कि कौन सी किताब में लिखा हुआ है, पुरानी किताब में, कि भारतीय गाय का मांस खाते थे। आपने एक किताब के अंदर यह लिख रखा है कि गजनी की तरफ से जो भी अटैक हुआ करते थे, ये लोग मंदिर तोड़ने के लिए आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि ये लोग तो वहां से धन प्राप्त करने के लिए अटैक किया करते। सोर्स दिया जाए मुझे कि कहां लिखा हुआ है कि ये मंदिर नहीं तोड़ना चाहते थे। उसने 114 ऑब्जेक्शन लगाए। एनसीईआरटी किताब पे कितने ऑब्जेक्शन लगाए कि मुझे इसके वो दिए जाए, सोर्सेज दिए जाए। एनसीईआरटी ने उसको रिप्लाई नहीं दिया।
आरटीआई लगाई, आरटीआई लगाई उसने, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाया, लेकिन एनसीईआरटी उसको जवाब नहीं देती। वो बंदा चंडीगढ़ हाईकोर्ट चला गया, उसने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में रिट लगा दी कि एनसीईआरटी कहा जाए कि मुझे मेरे रिप्लाई दिए जाएं। तो एनसीईआरटी का रिप्लाई है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं, यूं ही लिखा हुआ है। कितने सालों से आपने गलत सलत पढ़ा है रे, कितने सालों से 3 पीढ़ियां बर्बाद कर दी हमारी, कुछ भी पढ़ा पढ़ा के। इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। शैतान का काम है कि बच्चों को गलत सूचनाएं दी जानी, बच्चों को गलत जानकारियां दी जानी, और इसलिए कई इतनी मतलब आधारभूत कमजोरियां आ जाती है समाज के अंदर जिसकी कोई हद नहीं। फिर आपने वैसे ही पढ़ाना शुरू किया, हमारी तो महिलाएं अबला थी, हमारी तो महिलाओं से इतना शोषण किया जाता था। वरना आप नायिका देवी जैसी महिलाओं के बारे में पढ़ाते तो समझ में आता है कि साहब शोषण क्या हो रहा है। यहां तो महिला 3 का इनका शोषण कर रही है। महिला कह रही है तुम लड़ने के लिए आओ, और इन तीनों को लड़ने के लिए जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस महिला का दबदबा है ना, वरना कौन जाए किसी की तरफ से लड़ने के लिए। आप ये पढ़ाते तो हमारी महिलाएं आज भी सोचती कि हम सारी सबला है, वरना तुम लड़कियां खुद ही सारी सोच लेती हो। जब बार बार ये बात की गई कि नारी अबला है, मतलब हिंदी का लेख वहीं से शुरू होता है कि महिला तो मैं काय अबला हो, तुम सारी सबला हो, तुम सारी नायिका देवी हो। और कोई आए सामने थप्पड़ मार जाए खींच खींच के, जैसे नायिका देवी ने गोरी को पीटा था, पीट पाट दिया करो तो दोबारा रास्ता भूल जाएगा आदमी, तो कभी दोबारा आ नहीं पाएगा। भारत में अक्सर हम एक बात कहते हैं कि आजादी के बाद में भारत का बंटाधार किसने किया था। हम कहते हैं नेता खा गए हमारे देश को, ये नेता सारे भ्रष्ट हुए, ये सारे खा गए। मुझे लगता है नेता हमारे देश के बहुत भले हुए, और नेताओं ने अपने देश को बचा के रखा है। अपने देश को खा गए इतिहासकार। इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इतना गलत सलत इतिहास पढ़ा है जिसकी हद नहीं है। बाकी सब राजाओं के पन्ने भरे हुए मिल जाएंगे आपको, मतलब गोरी पर पन्ने ज्यादा है, नायिका देवी पे नहीं है। यदि भारत का बच्चा बच्चा नायिका देवी जैसी महारानी के बारे में नहीं जानता है, काइंद्रा युद्ध के बारे में नहीं जानता, धूड़ है तुम्हारे इतिहास के ज्ञान पर। उन इतिहासकारों को उल्टा लटका के बास्ते बढ़ जानी चाहिए नीचे कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो यार, कि हमारे काइंद्रा के युद्ध के बारे में तुम ना बताओ, हमारी नायिका देवी के बारे में तुम ना बताओ। इतिहास का सही जानकारी नहीं देने भी अपने आप में अपराध है। वरना नायिका देवी जैसी महिलाओं के बारे में बताया जाता तो कितनी भ्रांतियां टूटती है। जो भ्रांतियां कि महिलाएं अबला होती है, ये अबला है। आप देखिए कि राजस्थान के राजा उसके झंडे के नीचे लड़ रहे हैं, वो नेतृत्व कर रही है और बाकी उसके अंडर के अंदर लड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारे राजा एक महिला का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब महिला योग्य, बुद्धिमान, वीर, पराक्रमी, जितनी भी विशेषताएं रही होगी उस महिला के अंदर रही होगी। एक महिला ने सरेंडर करने के बजाय, आत्मसमर्पण करने के बजाय लड़ना स्वीकार किया, युद्ध के मैदान में उतर कर आ गई थी। एक महिला गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को जो आसपास में सब जगह जीत रहा था, उसको यहां से हरा के भगाती है। तो वो महिला कौन थी? होना यह चाहिए कि नायिका देवी के बारे में बच्चा बच्चा जाने। और अपनी हिस्ट्री इसी प्रकार से लिखी गई, इस प्रकार के कांड किए गए कि अपने हिस्ट्री में ज्यादातर में तो बातें वो बताई हुई है जिधर अपने वाले को हार गए थे। जहां अपने वाले जीते, अपने हिस्ट्री वाले खा गए। कि भाई 700 से अटैक होने शुरू हुए और 1192 में त्राइन का युद्ध हारे और उसके बाद में शासन हुआ। तो 700 से 1192 तक तो शासन नहीं हुआ ना। इसका मतलब 700 से 1192 के बीच जितने युद्ध हुए उसके अंदर वो हारे आना। तो कितने युद्धों के बारे में हम जानते हैं? हम तराइन का पहला युद्ध के अलावा कौन से युद्ध के बारे में जानते हैं? काइंद्रा का भी तब जानते हैं जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। और जब मैं केलन कीर्तिपाल के लिखवाता हूं और मैं कहता हूं काइंद्रा का युद्ध आगे पढ़ेंगे, तब हम में से किसी के दिमाग में आता भी नहीं कि काइंद्रा का युद्ध क्या था। पढ़ेंगे तब ठीक है, आज हमने पढ़ लिया, तो आज अपने 4 बातें जानते हैं। और अब भी हम कितनी बातें जानते हैं काइंद्रा युद्ध के बारे में। इतनी एक रानी थी, उसने गौरी को हराकर यहां से भगा दिया था। होना चाहिए कि काइंद्रा युद्ध की तो हम लाइन लाइन जाने कि क्या सेनाओं की जमावट रही होगी, कहां लड़े होंगे, कैसे लड़े होंगे, कितने सेनापति गुजरात से आए होंगे, गौरी से किस प्रकार से लड़े होंगे, किस रास्ते से गौरी वापस भागा होगा, कितने पकड़ लिए गए होंगे, कितने मार दिए गए होंगे।